आज दुनिया 21वीं सदी के एक ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां इतिहास के कालखंडों में सबसे ज़्यादा हम वैज्ञानिक तौर पर सक्षम हो चुके हैं। वैज्ञानिक तौर पर हम लगातार तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे दौर में सूचना प्रौद्योगिकी हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन चुकी है। बिना सूचना प्रौद्योगिकी के हम अपने जीवन की कल्पना भी करना आज बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन ये सूचना प्रौद्योगिकी, ये टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में किस तरीके से प्रभावित करती है, हमको किस तरीके से हमारे जीवन का ये हिस्सा बन चुकी है, इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं, बदलती हुई तकनीकें क्या हैं। आज दुनिया इतनी तेज़ी से बदल रही है कि हमको इनके साथ कदम ताल करने के लिए अपने आप को लगातार अपडेट करना पड़ेगा। सूचनाओं के तंत्र से हम घिरे हुए हैं और इसी सूचना के तंत्र का हिस्सा बनकर, एक माध्यम बनकर रेडियो भी आप तक पहुंचता रहा है। और हम ऐसे विमर्श आपके साथ हमेशा साझा करते रहे हैं जहां पे हम नई चीज़ों के साथ हो रहे नवाचारों को हम समझते हैं और सीखते हैं। तो आज इसी क्रम में हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर श्रीनिवास सिंह जी को, जो कि निर्देशक हैं अटल बिहारी वाजपेयी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, ग्वालियर के। स्वागत है सर आपका हमारे कार्यक्रम में। धन्यवाद। सभी श्रोतागण को मेरे तरफ से शुभकामनाएं और ऑल्सो अपने जीवन में आप सक्सेसफुल रहें और ये आप सुन रहे हैं, ये सबको धन्यवाद। सर बहुत सारी बातें अभी करनी हम लोगों को है इस सूचना प्रौद्योगिकी के रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपके इंस्टीट्यूट के बारे में जानना चाहता हूँ, ये इंस्टीट्यूट क्या करता है? जैसा आपने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी हर एक मनुष्य, चाहे वो पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, उसके लाइफ का ये एक टर्निंग पॉइंट है। आप देखेंगे कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच रहे हैं और ये एक सूचना प्रौद्योगिकी एक माध्यम है जिससे हम बहुत से जो काम जो बहुत दिनों में होते थे वो बहुत सस्ते में हो जा रहे हैं। तो इसी दिशा में आप 1996 में आप ही के ग्वालियर के जो एमपी थे माधवराव सिंधिया जी, उनका एक कंसेप्ट था कि हम सूचना प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाएं। और ये जो ग्वालियर में जो इंस्टीट्यूट खुला है, ये नो डाउट यहाँ पर जो शिक्षा 1998 में शुरू हुई, लेकिन इसका जो नींव थी 1996 जनवरी में ही पड़ गई थी। और ये अपने देश का पहला संस्थान है जो सूचना प्रौद्योगिकी में शिक्षा के काम में काम कर रहा है। उसके बाद बहुत से और भी इंस्टीट्यूट खुले, इसको नॉर्मली लोग IIIT के नाम से बड़ी अच्छी तरह से जानते हैं। IIIT के आप देखेंगे बाद में बहुत सी चीज़ें ऐड हुई हैं, लाइक हमारे यहाँ ही है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट है, तो IIIT बोलते हैं। आप कई जगह देखेंगे IIIT है, तो IIIT कंबाइंड है, लेकिन वो डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऐड है। तो इस तरह से जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर में 5 केवल संस्थान हैं, क्योंकि हमारे पास IIIT सीरीज के 4 वैरायटी के कम से कम संस्थान हैं जो बहुत से श्रोतागण, बहुत से अभिभावक, बहुत से बच्चों को नहीं पता है। इवन तो बहुत से जो शिक्षक हैं उनको नहीं पता है। तो ये मैं इस आपके माध्यम से हमें बताना चाहेंगे कि 4 प्रकार के IIITs हैं। पहला जिसमें ये मेरा IIIT ग्वालियर है, इसको IIITM बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा जो खुला 1999 में प्रोग्राम शुरू हुआ, वो IIIT इलाहाबाद चला। तीसरा फिर से जबलपुर में खुला, जिसको IIIT के नाम से जाना जाता है, IIIT डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऐड हुआ। उसके बाद जो चौथा खुला वो कांचीपुरम में है, ये IIIT वो भी है, मतलब डिज़ाइन एंड मैनेजमेंट। IIIT तो है ही है, डिज़ाइन एंड मैन्युफैक्चर फोकस है उसका। एंड 5वां वो कुर्नूल में है, जो आंध्र प्रदेश में है। तो ये जो 5 हैं ये फुल्ली फंडेड, जस्ट लाइक IIT आप समझते हैं, NIT समझते हैं, उस तरह से पूरा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का फुल कंट्रोल विद ऑल फी एंड पेमेंट्स। तो ये आपका मध्य प्रदेश सबसे सौभाग्यशाली है कि 2 IIIT पहले से ही थे, बट एक अलग से जो PPP मॉडल वाला है वो भी भोपाल में IIIT भोपाल खुला हुआ है। तो 3 IIIT मध्य प्रदेश में है। और इसी तरह से और हर एक स्टेट में, जैसे यूपी में एक लखनऊ PPP है और एक रेगुलर इलाहाबाद था ही। तो इस तरह से हर एक स्टेट में खोलते हुए उनका और भी एक्सपेंशन करने का विचार है। सर इतनी सारी बातें बताई आपने कि इतने सारे इंस्टीट्यूट्स खोले जा रहे हैं नई नई तकनीकों को समझने के लिए। तो भारतीय सरकार इस तरीके से काम कर रही है कि हम वैज्ञानिक चेतना का प्रचार और प्रसार कर सकें। तो बातचीत के शुरुआत में ही मैं आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि सदियों से इन चीज़ों पर विमर्श चल रहा है कि आखिर कौन से ज्ञान को विज्ञान कहा जा सकता है। तो आपकी समझ से और लोगों के लिए हमारी एक आसान सी परिभाषा विज्ञान क्या है वो बता दें। देखिए, विज्ञान है कि इसको जो साइंस बोलते हैं अंग्रेजी में, और साइंस एक बेस है जो टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करने के लिए। टेक्नोलॉजी क्या है कि उस साइंस के नॉलेज को लेकर के कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, कोई ऐसा प्रोसेस बना रहे हैं जिससे ईज ऑफ डूइंग हो, ईज ऑफ कंफर्ट ऑफ लाइफ हो, वो बेसिकली साइंस है, उसी को विज्ञान कहते हैं।
ये कोई ज़रूरी नहीं, जैसे आप हल बनाते हैं ये भी एक साइंस है। हम यदि इतिहास के बारे में जानते हैं तो वो दूसरा साइंस है। तो टेक्नोलॉजिकल के साइंस में जो ऐसा कोई हम बनाएं, प्रोसेस हो, प्रोडक्ट हो, या कोई और भी हम चीज़ जैसे आइडिया जनरेट करें, ये सब साइंस है। और साइंस ही बेस है टेक्नोलॉजी के लिए। इसीलिए पहले साइंस में रिसर्च होता है, और साइंस का रिसर्च बहुत ही टफ है, लेकिन उसका अप्लीकेशन टेक्नोलॉजी है। और आईटी बेसिकली एक साइंस के शोध का टेक्नोलॉजी बना हुआ, जिसके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। तो ये बेसिकली ये क्यों ज़रूरत है, आप देखेंगे बहुत से अपने पूरा सनातन में बहुत पहले से हमने बहुत से ऐसे टेक्नोलॉजी थी जो हम अब जा कर के उसको दिखा पा रहे हैं। जैसे आप सोच रहे हैं कि पुष्पक विमान था, आज क्या हवाई जहाज़ क्या है। पहले दशरथ जी बिना देखे बाण चलाए थे तो शब्दभेदी बाण हुआ करते थे। आज के मिसाइल क्या हैं, बिना देखे हम टारगेट को हिट कर देते हैं कि इस लोकेशन पे है, वहाँ पर हम कर रहे हैं। तो ये सब टेक्नोलॉजी जिसको हम भारतीय ज्ञान परंपरा था, ये बहुत ही विकसित था। लेकिन उसी को अब देखा देखी जो आप रियलाइज कर रहे हो उसमें लिखा गया था। उस समय हमें ये लगता है कि आज के टेक्नोलॉजी से वो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी था, बट पृथ्वी है, परिवर्तन है, पूरा कोलैप्स हो गया, फिर नए से हम जागृत हो रहे हैं, बट बहुत उससे माइग्रेट कर रहे हैं। जीरो का शुरुआत कब का हुआ है, पूरी साइंस उस पर डिपेंडेंट है, जो अपने यहाँ से ही शुरुआत हुई है। तो जितना हम जैसे मून पे जा रहे हैं, कब कहाँ चला जाएगा। अब सोचिए कि पहले लोग पृथ्वी चलती है कि सूर्य चलती थी, इसी में लोगों को बड़ा वो था। यदि आप गाड़ी पे बैठते हैं तो लगता है कि पृथ्वी चल रही है, गाड़ी खड़ी है। तो वो सब टेक्नोलॉजी, रिलेटिविटी वगैरह जितना था, ये हमारे बहुत जो पहले के ऋषि मुनि और बहुत से विद्वान रहे हैं जो इन्होंने खोज किया है, उसको हम अब मॉडर्न लुक में उसको दे रहे हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी उसको बोल रहे हैं और ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो उनको उसी से लेते हुए अवेलेबल जो साइंस है, जितना हम उसको एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं, उसको हम एप्लीकेशन में ला रहे हैं, और एप्लीकेशन ही विज्ञान है। सूचना प्रौद्योगिकी की बात करें कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा एडवांस हो रही है, आज के दौर पे आप भारत को कहाँ पर खड़ा पाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर पर? क्योंकि बहुत सारी विदेशी एप्लीकेशंस का हम लगातार इस्तेमाल कर रहे हैं अपने सूचना प्रौद्योगिकी के। भारतीय वैज्ञानिक टेम्परामेंट कितना है, कितना बड़ा है? क्योंकि एक मान्यता ये भी है कि भारतीय जो है वो माइथोलॉजी की तरफ ज़्यादा झुकाव अपना रख रहा है, वो साइंस की तरफ उसकी वैज्ञानिक चेतना कमज़ोर है। क्या ऐसा आपको लगता है? ये देखिए, जो भी हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो या कोई टेक्नोलॉजी, उसमें हम भारतीय बहुत आगे हैं, बट हम ये चाहते हैं कि हम रिस्क लेना कम करते हैं, नहीं ले पाते हैं। तो हम सोचते हैं कि हम किसी के यहाँ जाके काम करके उसके प्रोडक्ट को आगे बढ़ाएं। जितना आपका नासा है, जितनी भी टेक्नोलॉजी हैं, जितने सीईओ हैं, सब इंडियंस हैं और अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो अपना नहीं खोल पा रहे हैं, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। जानते हैं कि हम डेवलपिंग नेशन हैं, हम डेवलप नेशन नहीं हैं। रिसोर्स इज़ वन ऑफ द बिग प्रॉब्लम हमारे यहाँ। रिस्क टेकिंग फैक्टर हम लोगों के पास बहुत कम है, क्योंकि कोई चीज़ आप बना रहे हैं तो उसकी कोई गारंटी नहीं है वो सक्सेसफुल हो। तो हम जब ये सोचते हैं यार पहले ही फेल हो जाएगा, तो हम बनाना ही नहीं चाहते हैं। लेकिन जो बाहर वाले हैं उनके पास फंड है, ये खराब हो गया तो ये हो गया। तो इसलिए जो प्रोडक्ट वाइज उनके जो आपने कहा, मैं सहमत हूँ। लेकिन अब जो हमारी जो गवर्नमेंट है इतना स्टार्टअप को प्रमोट कर रही है, इतना फंड दे रही है, इतनी नई इंडस्ट्री, MSME और वह सब चीज़ आ रहे हैं। गवर्नमेंट अब ध्यान में आया है कि नहीं, हमको इसको अब प्रमोट करना है, सो दैट कि 100 स्टार्टअप है तो उसमें 4-5 ही सक्सेसफुल होते हैं। तो अब रिस्क टेकिंग गवर्नमेंट ले रही है, जिससे हम अब आगे बढ़ रहे हैं। एंड बहुत से अब सॉफ्टवेयर इंडिया बना रही है जो सेल कर रही है बाहर, अब रिवर्स हो रहा है। लेकिन पहले अभी भी एडवांस लेवल का, अभी भी गूगल हम उन्हीं का यूज़ करते हैं, लेकिन अब गवर्नमेंट करिए कि आप अपना करिए, और ये फ्यूचर में आपको देखने को मिलेगा। गवर्नमेंट अपनी व्यवस्थाएं बना रही है, इस तरह की शोध के लिए वो पैसे भी दे रही है। लेकिन एक लंबा अध्यापकीय अनुभव आपका रहा है, तो छात्रों में किस तरीके का बदलाव पुराने और आज में देखते हैं आप? देखिए, होता क्या है कि आज चूँकि एम्प्लॉयमेंट, जॉब सबसे बड़ा एक इशू है, नो डाउट। क्योंकि कोई ऐसा काम करना चाहता है, भले ही पैसा कम हो, कि आराम हो, AC में बैठा हो और बढ़िया से उसको अपना लिखने पढ़ने का है। फिजिकल वर्क कोई नहीं करना चाहता। जैसे रूरल एरिया हमारा, वैसे आप देखेंगे तो बहुत सब चीज़, और इसमें उसका सोचता है कि उसका ग्रोथ ज़्यादा है, तो सब लोग जॉब करना चाहते हैं। लेकिन जब जॉब गवर्नमेंट कितना जवाब देगी, सब लोग तो नौकरी नहीं कर सकते हैं। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट होना चाहिए, मतलब जॉब सीकर न बन के जॉब क्रिएटर आप बनने की कोशिश करें। और आप ऐसे करें, कुछ प्रोडक्ट का रिस्क लें जिसमें गवर्नमेंट आपको दे रही है पैसे, कि आप उसको आगे बढ़ाएं, 10 लोगों को और जॉब दीजिए। तो जब तक ये माइंड सेट नहीं चेंज होगा, जो ये बच्चे आ रहे हैं वेरी फर्स्ट डे उनको पहला एक वही दिखता है जो कि हमें जॉब करनी है,
पहले वो नॉलेज के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, और यही प्रॉब्लम हो रहा है, जा करके वो बगल हो जाते हैं। जॉब मिल जाएगी टेम्पोरली, बट उसके बाद वो फ्रस्ट्रेशन निकाल दिए जाएंगे, छटनी हो जाएगी, क्योंकि आपने तो बेसिक नॉलेज लिया ही नहीं। तो पहले क्या होता था, पहले लोग पढ़ता था और लास्ट ईयर नौकरी के बारे में सोचता था। अभी क्या है, फर्स्ट ईयर में सोच रहा है, इसलिए वो सही से पढ़ नहीं रहा है, तो ये नॉलेज भी जा रहा है और जॉब भी मिलने की चांसेस कम है। तो यही बहुत चेंज है, और ज़्यादा चेंज नहीं है, बट ये है कि जो फास्ट टेक्नोलॉजी पढ़ाया जा रहा है, पहले टेक्नोलॉजिकल जो ग्रोथ था स्लो था, अब एवरीडे टेक्नोलॉजी चेंज कर रही है। हर एक 2 महीने में 4 महीने में आप टेक्नोलॉजी आप देखेंगे डिफरेंट हो रहा है। तो लड़के को उसके साथ कोप अप करना होगा। तो एजुकेशन है फास्ट एंड ईजी भी हो गया, इन सेंस कि पहले आपको कुछ चीज़ इन्फॉर्मेशन मिलता नहीं था, किताब बड़ी लिमिटेड थी, आप गूगल पे करिए सब कुछ मिल जा रहा है, जो पहले नहीं था। तो आपके पास रिसोर्सेज भी इस तरह से इतने अवेलेबल हैं कि आप पढ़ना चाहें तो नॉलेज अथाह है, डाटा अथाह है, और रिसोर्सेज अथाह हैं, जिसमें आपको ढूंढना है और उससे मंथन करके आपको नॉलेज लेना है। ये छात्रों को होना चाहिए। यही ज्ञान हम देते हैं कि अभी पढ़ो, बाद में उसके बारे में सोच लेना, और पक्का जो अच्छा करता है उसको नौकरी अच्छी मिलती है, मैं कोई डाउट। आपने कहा कि तकनीक लगातार बदलती जा रही है। मैंने अपने ही दौर में चिट्ठियों का भी दौर देखा है, और आज भी बहुत सारे एप्लीकेशन ऐसे हम इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे हम सूचना तुरंत पहुंचा सकते हैं। तो ये जो बदलता हुआ दौर, बड़ी तेजी से बदलता हुआ दौर है, क्या आपको लगता है कि मानवता इसके लिए तैयार है, या हम इतने तैयार हैं? क्योंकि इसके कई सारे निगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस भी जो हम देखते हैं कि तकनीक के बदलने के साथ समस्याएं भी बढ़ रही है, और मानव क्या उसके साथ बैलेंस बना पा रहा है? देखिए, कोई तकनीक हो उसका 100% केवल फायदे ही हो ऐसा निश्चित नहीं है। आप कोई चीज़ बना रहे हैं, लेट सपोज आप अपने प्रोटेक्शन के लिए एक गन बना रहे हैं। गन क्या होता है, आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, लेकिन वो आप किसी को किल भी करते हैं। तो कोई भी टेक्नोलॉजी के निगेटिव एस्पेक्ट भी है। फेसबुक हुआ, गूगल हुआ, ये आपका जितने सर्च इंजिन्स हैं आपके, और सोशल मीडिया है, इट इज़ वेरी गुड। एक समय ये था कि हमें जो मीटिंग करनी होती थी तो लेटर इश्यूज 1 हफ्ता पहले मिनिमम करना पड़ता है। अब 5 मिनट के अंदर व्हाट्सअप करते हैं, जस्ट मीटिंग में आ जाओ, सब मीटिंग होता है। तो ये टेक्नोलॉजी का गेन है, बट उसी के साथ साथ इतने उसमें और भी डाटा होते हैं जो हमारे टाइम को किल कर रहा है, जिसकी अपनी पर्सनल लाइफ भी मतलब ख़राब हो रही है। तो टेक्नोलॉजी के हम प्रॉपर, इवन तो बच्चे देखिए, छोटा सा बच्चा होता है, पहले क्या था कि हम बच्चे को लकड़ी के खिलौने देते थे, आज क्या कर रहे हैं, मोबाइल दे देते हैं, उस पर गेम खेलो, कार्टून, बड़ा हैप्पी है। अब ये एडिक्शन बच्चे को लग जाता है, उसके बाद उसको हटाना एक बहुत से डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि वो मोबाइल दे दिए तो डिप्रेस में चला था। कई बच्चे तो मोबाइल लेने पर पेरेंट ले लिया तो सुसाइड कर लिए। तो ये जो खेलने के जो पीरियड थे, जो फिजिकल खेलते थे, रियली टॉयज के साथ खेलते थे, वो ज़माना गया। बच्चा पैदा नहीं हो रहा तो उसमें मोबाइल दे दो, उसमें कुछ दिखने लगता है, उसी समय से ये हो रहा है। तो उसका ये निगेटिव एस्पेक्ट है कि उसकी आँख के पावर जा रहे हैं, उसकी जो ये है क्रुएल्टी जा रही है, तो उसमें वो कुछ मार काट वाला देख रहा है तो मार काट वाला उसके दिमाग में पैदा हो रहा है, घुस रही है। हाँ, तो उस टाइप का, इसलिए आपको देखेंगे आज यंग जो ब्रीड है उसके पास एग्रेशन बहुत है। पहले लोग होता था कोई कुछ बोल दिया तो चुपचाप निकल लेता था। आज क्या है कि मतलब थोड़ा सा हो रहा तो उसका कंटाप, चाकू और ये सब चीज़, दुनिया भर की जो वायलेंस हो रही है, इतना एग्रेशन है बच्चे में। और जिस बच्चे में इतने एग्रेशन है, उसको वो आदमी नॉलेजेबल हो ही नहीं सकता। और नॉलेज आदमी को झुकाता, जितना ही आप हो जाते हैं उतने ही आप सौम्य हो जाते हैं, सामान्य हो जाते हैं। तो वो ये भी एक उसमें दिक्कत है। तो इसके निगेटिव एस्पेक्ट हर एक टेक्नोलॉजी के हैं, हर एक टेक्नोलॉजी के हैं, बट उस टेक्नोलॉजी को भी लेना है, अदरवाइज तो आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। आप देखिए कि टेक्नोलॉजी कितनी फास्ट हो गई है, जो भी आप एयर में कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से ही हो रहा है। बिल्कुल सर। नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, भाषण जा करके देना पड़ता है, और आप भाषण होता है तुरंत लाइव आप एकदम टेलीकास्ट करते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड देखता है, नहीं लोगों को ढूंढ के बताना पड़ता है। ऐसा। तो ये सब चीज़ टेक्नोलॉजी बहुत ही विज्ञानफुल है। उसके जो साइड इफेक्ट हैं, हम ह्यूमन बीइंग, हम अपने बच्चों को, हम अपने उसको निगेटिव को रोकें। और ऑलरेडी दूसरी चीज़ है कि आप देखेंगे कि इतना इजी ट्रांजैक्शन ऑफ मनी हो रहा है, उसके साथ साथ साइबर अटैक्स होने लगे, लोग आपके अकाउंट खाली कर दे रहा है, आपको वो सब करें। तो उसको हमें एजुकेट करना होगा लोगों को। उसी के साथ साथ हमें उस क्रिमिनल एक्ट ऑलरेडी बहुत से उसमें बने हुए हैं, इसके लिए भी नया जो BNS है उसमें ऑलरेडी ये इंक्लूड कर दिए गए हैं। एंड आल्सो उसके हमारे प्रॉपर प्रोटेक्शंस किए जाएँ कि लोग उसको क्राइम में न ले जाएं, उसको आपके स्टील ना करें पैसे वगैरह का। तो ये सब चीज़ें हैं टेक्नोलॉजी का। गवर्नमेंट तो कोई भी जब आगे बढ़ेंगे तो उसके उपाय भी होते हैं। तो जो भी टेक्नोलॉजी आती है स्लोली एंड स्लोली उसका निगेटिव एस्पेक्ट आता है। एंड गवर्नमेंट, वी पीपुल, वी एजुकेटर्स एक साथ आ कर के ही एक साथ हम बैठें, लोगों को एजुकेट करें, लोगों को प्रॉपरली बताएं,
देन ये समस्या उतनी बड़ी नहीं होगी जितना इसका फ़ायदा है। तो फ़ायदा ज़्यादा है, उसका निगेटिव एस्पेक्ट कम है, और उसके लिए हम रूल कानून और जो भी चीज़ें हम सर एक बहुत अच्छी टर्मिनोलॉजी आजकल बहुत ज़्यादा सुनाई देती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो एक तो हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे कि एक तो ये है क्या, फिर उसके बाद इसका भविष्य और आने वाले समय में इसका उपयोग किस तरीके से हो सकता है। आप एक एज अ वैज्ञानिक इसे किस तरीके से देखते हैं? हाँ, इसको समझने के लिए हम एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको मैं एक आपको एग्जाम्पल, एक कोई बच्चा पैदा होता है, आप देखेंगे उसको पिंच करिए वो रोएगा भी नहीं, लेकिन अभी हमको यहाँ पर जस्ट हम कहीं और देख रहे हैं पिंच करिए तो हमको पता चलता है कहाँ पिंच है और कितना तेज पिंच है, ये सब पता चल जाता है। ये कैसे हुआ? बच्चा तो हम ही आदमी इंसान है, ग्रो कर रहे हैं। तो ये माना जाता है कि जब आदमी ग्रो करता है तो पूरा उसका दिमाग ब्लैंक है, न्यूरॉन्स हैं वो ट्रेंड नहीं है। जो जो हम ग्रो करते हैं, जो जो देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो हमारी जो दिमाग है वो ट्रेन होते लगते हैं, तो इसको ट्रेनिंग बोलते हैं। तो आजकल भी वो मशीन लर्निंग जो बोला जा रहा है, जो हम लर्न करते हैं वो ह्यूमन लर्निंग है, और जो मशीन को लर्न करा रहा है तो मशीन लर्निंग। तो उसी तरह से जो हमारा इंटेलिजेंस यहाँ पर आ गया, इसमें भी न्यूरॉन्स, इसी तरह से हम क्यों ना ऐसा कोई सिस्टम बनाएं कि जो वो उससे सीखते रहे और ट्रेन करता रहे और हमारे पैरेलल काम करे। तो इसी को एनालॉजी लेकर के जो ये इंटेलिजेंस है, उसी को इसीलिए आर्टिफिशियल बोला गया कि ये तो ह्यूमन का इंटेलिजेंस है, उसी बेसिस पर हम काम करें। तो इस कंसेप्ट को बनाया गया है, तो इससे बहुत सब चीज़ें इजी हो जाती हैं जो आपको याद करनी पड़ती, लिखना पड़ता, डायरी में हम लोग पहले लिखते थे, अब तुरंत दीजिए तुरंत आ जाता है। तो जो AI है, इट इज़ वेरी गुड, वेरी, बट समटाइम्स ये आपको संकुचित भी कर रहा है। किसी बच्चे से एक स्पेलिंग पूछ लीजिए, वो नहीं लिख पाएगा। पहले हम लोग पत्र लिखते थे तो एक लेटर लिखते थे, एक हिंदी भी एक लाइन सेंटेंस किसी बच्चे से कह दीजिए वो नहीं लिख पाएगा सही से। इंग्लिश हम लोग भी बहुत हैं, वो भी अब भूलते जा रहे हैं। तो वो उसके जो अवगुण एक आते जा रहे हैं। बट AI असिस्टिव टेक्नोलॉजी माना जाए, ये आपको असिस्ट करे, ये आपको मार्गदर्शन करे, जहाँ आप स्टक हो जाएं आपको हेल्प करे, उसके लिए बहुत ही अच्छा है। बट इसके निगेटिव एस्पेक्ट भी शुरू हो गए हैं कि वो आपको डीप फेक आप सुने होंगे कि आपका फोटो दूसरे का फोटो में लगा करके उन्होंने वो कर दिया, बहुत सब चीज़ें कर रहा है, जिसको इतना ह्यूमिलिएशन, ब्लैकमेलिंग, ऑल द थिंग्स शुरू हो गया। तो उसके लिए कानून बन रहा है, उसके लिए ट्रैपिंग कैसे करें, साइबर सिक्योरिटी आजकल आ गया, सिक्योर कैसे करें। तो ये सब चीज़ें हम जॉब्स को लेके लोगों की बड़ी भ्रांतियां हैं कि AI आएगा तो आपकी जॉब खा जाएगा। आप एक वैज्ञानिक के नज़रिए से क्या देखते हैं, क्या मनुष्य की जगह ले सकता है रोबोट या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस तरीके? देखिए, पहली बात जॉब पे जैसे आपने कहा कि आप याद करिए जब रेलवे का रिजर्वेशन जब कंप्यूटराइज हुआ, रेलवे एम्प्लॉइज़ ने हड़ताल किया कि उनका जॉब चला जाएगा। आज उनके जॉब कुछ नहीं गए, लेकिन कितना इजी हो गया। पहले आप जाके लाइन में लगते थे, लाइन में लग करके रजिस्टर में और झूठ बोलता था कि सीट नहीं है, अब दूसरे को देता, कितना फ्रॉड होता था। मतलब लाइन लग रहे हैं, जब नंबर आ रहा जगह नहीं है, हु इज गोइंग टू सी हिज रजिस्टर, और छोटा सा एक टोकन दे देता, वो भी एक ट्रेन का देता था, दूसरे ट्रेन का कनेक्टर का नहीं देता था। आज आप देखिए बैठे हुए अंगुली पर आप मोबाइल से पूरा बुकिंग कर रहे हैं, खुद कर रहे हैं, कितना ईजी है। रास्ते में तुरंत कैंसिल हो गई टिकट, आप दूसरे में चले गए। तो ये उसका, लेकिन जॉब नहीं कि भाई इसी अभी भी ऑनलाइन में आपको बता दूं कितने हजारों लोग बैक एंड में काम कर रहे हैं, जो पैसा आपको रिटर्न करना है, कंसाइल करना है, आपका टिकट बनाना है, वो टिकटों का वो चार्ट बनाना, कितने लोग उसको रिवाइव कर रहे हैं बैक हैंड में। ह्यूज वर्क है। जॉब कभी नहीं, उससे और फैसिलिटी बढ़ रही है और उसकी उद्यमिता बढ़ रही है। तो ये कंसेप्ट है। यदि हम AI और सब कर रहे हैं, ये आपको हेल्प कर रहा है, तो और भी एवेन्यूज खोल रहा है। अब पहले आदमी एक साथ काम करता था, फॉर एग्जांपल हम ट्रेवल कर रहे हैं एक 24 घंटे का, पहले कुछ नहीं था तो क्या करते थे, चुप हैं, ट्रेन में सो रहे हैं, खा रहे हैं। अभी क्या है, आप फ़ोन से वो बिजनेस कर रहे हैं, आप फ़ोन से ऑफिस अप्रूवल दे रहे हैं, फ़ोन से पैरेलली सब काम हो रहे हैं। तो ये AI, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ऑल द थिंग्स आर हेल्पिंग। जो वर्क जो स्टक हो जाता था वो आपको इतना क्लियरली मिल रहा है। तो जितना ये डेटा संगणक है, जितना इन्फॉर्मेशन रखी जा रही है, जितना जल्दी आप रिट्रीव कर सकते हैं, ये बहुत ही, पहले रजिस्टर ही तब था, अब क्या कंप्यूटर में ढूंढिए आपका नाम, आपको दिख जाएगा आप क्या क्या। अभी आपका नाम ढूंढें, आपके कितने आपके FIR सब दिख जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो आसान हो गया बहुत ही आपको किया है। लेकिन कभी भी आदमी का सब्स्टिट्यूट, पिछले कुछ सालों से डेटा ब्रीचिंग को लेके एक बड़ा सवाल उठता रहा कि डेटा चोरी भी हो सकता है। हम सारी लोगों की आधी से ज़्यादा ज़िंदगी आज ऑनलाइन दिखने लगी है। आधे से ज़्यादा कहें या 90% कहें कि हम कहीं ना कहीं सर्वर पे हैं, ऑनलाइन हैं सारी चीज़ें। तो क्या ये हमारे लिए खतरा है कि इसके एक तोड़ भी निकाले जा सकते हैं? देखिए, जब कहीं आप रख रहे हैं, ये बिजनेस हो गया है,
जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अब एक बिजनेस है, न कि केवल फैसिलिटी है, न कि आपको केवल हेल्प के लिए है। तो जितना भी आप कर रहे हैं तो आपके डाटा लिए जा रहे हैं और वो डाटा बेचे जा रहे हैं, वो बिजनेस है, वो दूसरा खरीद रहा है, तीसरा खरीद रहा है, उससे आप यूज़ कर रहे हैं। अभी क्या, चलिए नहीं इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मानिए, आप शॉप पे जाते हैं तो आप कहता अपना मोबाइल दीजिए, आप कहिए हम नहीं देंगे तो कहेगा हमारा सिस्टम ही आगे नहीं बढ़ेगा। अब वो उसको क्या हो रहा है, आपको अननेसेसरी एसएमएस किया जा रहा है, क्योंकि इतना चीप आईटी हो गया है, सस्ता हो गया है, तो वो आपको बल्क मैसेजिंग हो गया, दनादन मैसेज आ रहा है, आप समटाइम देख रहे हैं, समटाइम्स ये आ रहे हैं, मतलब जिनके जितने ही मोबाइल यूज हुए हैं उतने मैसेज आ रहे हैं। तो ये बेसिकली एक डाटा का जो ये है कि आपको अननेसेसरी डाटा फ़ोन आ रहा है, अननेसेसरी आपको मैसेज आ रहे हैं, ये एक मतलब आपके प्राइवेसी का थ्रेट है। दूसरी चीज़, आपका मोबाइल है, आपका पूरी बायोडेटा कहीं पर है, आपका कुछ है, वो आल्सो आदमी मतलब कहीं से ले सकता है और बेच रहा है कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका वो है। तो ये आपका एक समटाइम्स आपका जैसे पासवर्ड रखे हैं, कुछ चीज़ का अकाउंट नंबर रखे हैं, वो सब रखे हैं, वो डाटा आपने रखा है, वो यदि उसको तो साइबर में आ जाता है कि साइबर में आपके डाटा को रिवील कर दिया। लेकिन डाटा जो हम दे रहे हैं, जैसे फ़ोन नंबर, नाम, हमारा प्रोफेशन क्या है, तो आप देखेंगे उसी तरह से आता रहता है। तो ये एक प्राइवेसी है, बट एट द सेम टाइम उसका प्रोटेक्शन है। आपका ऑलरेडी सिस्टम पे इतना कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, केवल आपके मनी और इन लोग निकाल लेते थे, उसके लिए भी बहुत से प्रोटेक्शन है, आप ऑलरेडी उसको लगा लीजिए, तो उसको हम करेंगे। लेकिन ये है कि बहुत से अभी देखिए बिजली का बिल आता है, हम मीटर लगा रहे हैं, हर एक सेकंड का भी बिजली बताती है, तो वो हमारे सर्वर में गया है, तो हम देख सकते हैं कि आप इस दिन में नहीं हैं, या शाम को आप अक्सर घूमने जा रहे हैं, आपके घर कोई आदमी डाका डाल सकता है, थ्रीट कर सकता है। तो थ्रीट है, बट एट द सेम टाइम वी आर सिक्योर आल्सो, एंड सिक्योरिटी मेजर्स ऑलरेडी लग रहे हैं, तो हम उससे ज़्यादा डरने नहीं चाहिए। इन बदलती तकनीकों के साथ या आने वाले सालों को आप किस तरीके से देखते हैं कि दुनिया कैसी बदल जाएगी या किस तरीके से होगी? एक विज़न, एक लोग हमारे जानना चाहेंगे कि किस तरीके की चीज़ें आ सकती हैं या किस तरीके की चीज़ें भविष्य पे काम किया जा रहा है उनके लिए। देखिए, टेक्नोलॉजी ऐसी चीज़ है कि बहुत सब चीज़ें सरप्राइजेस से हुई हैं, नई नई चीज़ें आती हैं। उसका यही एआई आज से ऑलमोस्ट 70-80 साल पहले से चल रहा है, लेकिन उतना फ्रूटफुल नहीं रहा। इवन तो हमने तो 90 में ही इस पर काम किया है, अपना रिसर्च भी किया है इस पर, लेकिन हमारे लिए देखा उपयोगी नहीं, हमने छोड़ दिया, फिर बाद में यूज़ करने लगा। तो हर एक टेक्नोलॉजी जब आती है तो उसके साथ मतलब अप्स एंड डाउन्स आते हैं, फिर पीपल रिसर्च करता है, फिर रिफाइन होकर के आती है। तो आज उस समय पे आ गई है चैट जीपीटी वगैरह, देखिए आप 4 वर्ड डालिए, लेटर लिख कर दे देगा बढ़िया सा इंग्लिश में। तो ये बहुत एसिस्टिव हो गया है, बट एट सेम टाइम वी हैव टू वर्ड। जैसे आप गूगल में सर्च कर एक वर्ड डालते हैं 100 आता है, तो आपको देखना कौन आपके लिए उपयोगी है, वो आदमी की ही जरूरत है। वो केवल एक नहीं ऑप्शन देता है, 1000 ऑप्शन देता है। बिल्कुल। तो उस ऑप्शन को चूज करने के लिए ह्यूमन चाहिए, वो अब दूसरा एआई नहीं कर सकता। आपको क्या है आपके दिमाग में, वो जानेगा। तो ये जो फ्यूचर है ये बहुत ही चैलेंजिंग होगा, और ये जो कम्युनिकेशन ऑलमोस्ट सब सिक्योर्ड है। डेटा, एआई, मशीन लर्निंग, इस इज देयर, आप देखेंगे चैट जीपीटी या बहुत सब चीज़ आ रहा है, ये सब चीज़। बट ये भविष्य में है कि एवरीथिंग, आपके कोई चीज़ रखने की ज़रूरत नहीं है। आपको हो सकता है भविष्य में एक चिप लगा दिया जाए यहाँ पर, सब डाटा याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, सब यहाँ रहेगा, रिकॉल कर लीजिए, वो आपको बताता रहेगा, कान में लगा दिया जाएगा, वो बताता रहेगा कि ये देख लो देख लो। मतलब ये भी हो सकता है कि वी कैन बी एलियन जस्ट लाइक रोबोट। तो ये सरप्राइजेस हैं, ये आज आप प्रोडिक्ट कर ही नहीं सकते अगले 5 साल में क्या होगा। ये जो कह रहा है ये सब गलत है, हो ही नहीं सकता। हो सकता 5 साल में, अभी देखिए बैटरी का देखिए आप, वो सब हर चीज़ में देखिए इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई, कुछ एवरी एरिया इज चेंजिंग, नॉट ओनली आईटी, जितना भी हमारा वो सब चीज़ें, ये चारों तरफ चल रहा है। तो हर एक टेक्नोलॉजी इन द डिफरेंट सेक्टर्स इज मैच्योरिंग एंड मूविंग, और एक दूसरे से इंटरलिंक होते जा रहा है, क्योंकि अब एआई उसमें आ जा रहा है, एआई उसमें आ रहा है, तो सब जगह अब एप्लीकेशन है। जी जी। तो वो चेंजेस आएंगे। वर्ल्ड कैसा होगा बहुत ही डिफिकल्ट है, बट आई एम श्योर इट विल बी वेरी डिफरेंट, एंड मे बी वी कैन थिंक ऑफ आवर भारतीय नॉलेज, जो विज्ञान पद्धति है, शिक्षा पद्धति या ज्ञान पद्धति परंपरा थी, उसके तरफ हम मूव कर रहे हैं। कि आप सोचें वो सामने खड़ा है, यहाँ तक हो सकता है। कौन जानता था कि आप मून पे जाएंगे और मार्स पे जाएंगे। हम ये सोच रहे थे कि ये धरती ही बहुत बड़ी चीज़ है। तो ये सब कुछ ईजी हो जाएगा, हम लोग भी सैर करेंगे। अभी हवाई जहाज़ में तो कर ही रहे हैं, हम दूसरे आइलैंड पे भी जा सकते हैं, दूसरे प्लेनेट पे भी जा सकते हैं। तो ये टेक्नोलॉजी इज़ वेरी चेंजिंग। ये 10 साल के बाद कहाँ किधर मुड़ जाएगा
छात्रों को क्या तैयारियां रखनी पड़ेगी आने वाले समय के साथ अपने आप को कोप अप करने के लिए? देखिए, छात्रों का मेकअप ये है कि पहले वो ज्ञान को लें और ज्ञान को लेकर के वो अपना सही से देखें, और ज्ञान ही से उनको लेना नॉलेज, और उसके साथ अपने को अप टू डेट रहना है। और ये उनको हमें यही मैसेज है, और वो अपना ज्ञान लें और ज्ञान के बाद वो जॉब अप करें। तो दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टू देम कि वो अपना पहले शिक्षा लें और प्रॉपर, और आजकल टेक्निकल वे में पढ़ाई करें, क्राइमिंग ना करें, समझें ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो लॉजिकल जो एक नॉलेज होता है वो लेना पड़ेगा। कोई सब्जेक्ट हो, इतिहास, भूगोल, कोई भी हो, टेक्निकल नहीं पड़ेगा, केवल रट लिया है उस तारीख को ये हुआ, उस तारीख ये नहीं चलेगा। ये क्यों हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कब हुआ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज़ें जब लॉजिकल वे में आप कोई अध्ययन करेंगे, आप भारतीय ज्ञान परंपरा फिलॉसफी, धर्म, आध्यात्म, विज्ञान सभी को साथ को में लेके चलती है। तो आपको क्या लगता है, आपके नज़रिए से धर्म और आध्यात्म की कितनी जगह है वैज्ञानिक तरीके से या उसके चिंतन को समझने के लिए? देखिए, बहुत सबसे जो हमारे ज्ञान हैं वो अनुभवों पे आधारित हैं। जो हमारी संस्कृति है, जो हमारा किसी का, हमें नहीं कहते हैं ये हिंदू धर्म है या मुस्लिम धर्म है, हर एक धर्म का एक परंपरा है, हर एक धर्म किसी बेसिस पे बना है, और ये बहुत सालों के अनुभवों के बाद बना है। तो वो एक जो अनुभव के साथ बनता है वो भी एक टेक्नोलॉजी है। जैसे हम इंजीनियरिंग में एक्सपर्ट सिस्टम बोलते हैं, दूसरे के अनुभव को लेकर टेक्नोलॉजी बना के उसको इफ एंड देन रूल से लगाते हैं। तो ये भी है कि जो अनुभव से जो बनता है उसके बड़े स्ट्रांग बेसिस है। ये मशीन एज है, वो नॉलेज एज था। तो दोनों के एक दिन, हमें ये उम्मीद करता हूँ कि दोनों एक दिन कन्वर्ज होकर के अन परफेक्ट नेशन बनेगा। जाते जाते हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहेंगे शिक्षक दिवस के अवसर पर? मैं शिक्षक दिवस पर ये कहना चाहूँगा कि शिक्षक दिवस में आज मेरा जन्मदिन भी है, मेरा 5 सितंबर ही डेट ऑफ बर्थ है, और मैं आप सबको अपने तरफ से आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, और मैं आशा करता हूं कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल होंगे। और जान लीजिए, हमें इतने कहता हूं कि केवल 3 लोगों के सामने आप झुकें। एक प्रभु के सामने, जिसके जो भी मानते हैं, जो गॉड, खुदा, जो भी आपके ऑलमाइटी हैं उनके सामने करें। दूसरा आपके पेरेंट्स हैं जो आपको पैदा किया है, और तीसरा वो इंसान है, शिक्षक है, उसके सामने आप वो करके नमस्ते करें, उससे आशीर्वाद लें। मैं श्योर करता हूं कि आप अपने लाइफ में सफल होंगे। धन्यवाद सर। जन्मदिन की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी। और आप यहाँ आए और आप एक पूरा का पूरा सिनेरियो हमारे सामने रखा कि किस तरीके से विज्ञान पर काम हो रहा है, आने वाली दुनिया किस तरीके से तकनीकों से प्रभावित होगी, आने वाली दुनिया किस तरह की हो जाएगी, और छात्रों को उसके लिए क्या करना चाहिए कि वो अपनी बदलती हुई तकनीकों के साथ, बदलते हुए समाज के साथ, बदलती हुई दुनिया के साथ कोप अप कर पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे स्टूडियो में आने का। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।